दोस्तों, जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या आप कभी ये सोचकर परेशान हुए हैं कि सामने वाला इंसान एक्चुअली क्या सोच रहा है? वो आपसे कुछ कह रहा है लेकिन आपको लगता है कि कुछ और ही छुपा है। वो मुस्कुरा रहा है लेकिन आपके स्टमक में कुछ गड़बड़ है। आपको पता है कि कुछ सही नहीं है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली क्या। ये सिचुएशन दोस्तों आपके साथ कितनी बार हुई होगी। ऑफिस मीटिंग में बॉस के अलग एक्सप्रेशंस, डेट पे सामने वाले के अलग सिग्नल्स, फैमिली गैदरिंग में रिश्तेदार की अलग बॉडी लैंग्वेज। हम रोज बरोज डजन्स ऑफ इंटरैक्शंस करते हैं लेकिन हम एक्चुअली समझते कितना कुछ है? बहुत कम। और इसका रिजल्ट क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, गलत डिसीजंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसना, लोगों से मैनिपुलेट होना और सबसे पेनफुल, बाद में पछताना कि काश मैंने पहले पहचान लिया होता। स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको देगी वो सुपर पावर जो 90% लोगों के पास नहीं होती, लोगों को सही तरह से पढ़ने की कला। बुक का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक और इसके राइटर हैं पैट्रिक किंग, जो सोशल डायनामिक्स और ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों को पढ़ना कोई जादुई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। आज से लेकर अगले कुछ घंटों में हम आपको वो टूल्स देंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप दुनिया को बिल्कुल नई आंखों से देखेंगे। चैप्टर 1, क्या तुम लोगों को पढ़ सकते हो? सोशल इंटेलिजेंस की ताकत। दोस्तों, सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, सिर्फ 7% वर्ड्स के थ्रू होती है। मतलब क्या हुआ? जब आप किसी से बात कर रहे हो, उनके वर्ड्स सिर्फ 7% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी 93% उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनकी वॉइस का टोन, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब दे रहे हैं। और हम में से कितने लोग ये 93% पढ़ना जानते हैं? बहुत कम। पैट्रिक किंग कहते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस यानी लोगों को समझने की एबिलिटी वो स्किल है जो आपकी लाइफ के हर एरिया में फर्क डालती है। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी फ्रेंडशिप्स में, हर जगह। क्योंकि आप इंसानों के बीच रहते हो और अगर आप इंसानों को नहीं समझते तो आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करोगे। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहां से आती हैं? मोस्टली लोगों से ही। सही पार्टनर नहीं मिला क्योंकि आपने रेड फ्लैग्स पहले नहीं देखे। जॉब में ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि आपने बॉस के सिग्नल्स नहीं पढ़े। दोस्तों से दूरियां आईं क्योंकि आपने उनकी फीलिंग्स नहीं समझी। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई क्योंकि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ी। हर प्रॉब्लम के सेंटर में एक इंसान होता है और अगर आप उस इंसान को पढ़ना सीख जाते हो, आधी प्रॉब्लम्स खुद हल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बायसेस के साथ दूसरों को पढ़ते हैं। मतलब हम अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी अजम्पशंस के थ्रू दूसरों को देखते हैं और इसकी वजह से हम गलत कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। जैसे अगर आपका किसी एक इंसान के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो आप अज्यूम करने लगते हो कि सब लोग वैसे हैं। ये है जनरलाइजेशन बायस। या अगर आपने किसी के बारे में पहले से कुछ सुन रखा है तो आप वही ढूंढते हो जो आपने सुना है। यह है कॉन्फर्मेशन बायस। और ये बायसेस कॉन्स्टेंटली हमें गलत रीडिंग करवाते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? पैट्रिक किंग कहते हैं कि पहला स्टेप है अपने बायसेस को पहचानना। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप किस बायस में फंस रहे हो, आप उसे करेक्ट कर सकते हो। दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन। लोगों को पढ़ने के लिए आपको उन्हें देखता सीखना होगा। ऑब्जर्व करो, विदाउट जजमेंट, विदाउट अजम्पशन, सिर्फ देखो। तीसरा स्टेप है कॉन्टेक्स्ट। कोई भी बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट के बिना मीनिंगलेस होता है। अगर कोई आपसे चिड़चिड़ा है, हो सकता है वो आपसे नाराज है, या हो सकता है उसकी नींद पूरी नहीं हुई, या हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट के बिना कंक्लूजन निकालना डेंजरस है। और चौथा स्टेप है पैटर्न्स। एक बिहेवियर से कुछ प्रूव नहीं होता, पैटर्न्स देखो। अगर कोई एक बार रूड हो गया, हो सकता है उसका दिन खराब हो। अगर वो बार बार रूड है, तब वो पैटर्न है। पैटर्न्स ही ट्रूथ बताते हैं। इस चैप्टर में हमने सीखा सोशल इंटेलिजेंस एक स्किल है, जादुई टैलेंट नहीं। हम बायसेस के साथ पढ़ते हैं, इसलिए गलत कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। सही रीडिंग के लिए चाहिए अवेयरनेस ऑफ बायसेस, ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेक्स्ट और पैटर्न्स। पैट्रिक किंग कहते हैं, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। हर इंसान कम्युनिकेट कर रहा है हर वक्त, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। तुम्हें बस देखना सीखना है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की, वो 93% कम्युनिकेशन जो हम मिस कर देते हैं। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज, वो जो बोलती नहीं, वो जो दिखती है।
दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फाउंडेशन की, बॉडी लैंग्वेज। पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसान का बॉडी कभी झूठ नहीं बोलता। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, एक्सप्रेशंस फेक हो सकते हैं, लेकिन बॉडी कंटिन्यूअसली ट्रूथ लीक करती है, चाहे वो जानबूझकर हो या ना हो। जरा सोचिए, आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई नर्वस होता है तो वो अपने हाथ कहाँ रखता है? पॉकेट में या क्रॉस कर लेता है। जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो वो अपने हाथ खुले रखता है। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो अपना फेस टच करता है। जब कोई इंटरेस्टेड होता है तो वो आगे झुककर बैठता है। ये सब सिग्नल्स हैं और ये सिग्नल्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है पोस्चर। पैट्रिक किंग कहते हैं कि पोस्चर बताता है कि इंसान की मेंटल स्टेट क्या है। ओपन पोस्चर, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, आर्म्स अनक्रॉस्ड, ये कॉन्फिडेंस, ओपननेस और ऑनेस्टी का सिग्नल है। क्लोज्ड पोस्चर, शोल्डर्स फॉरवर्ड, आर्म्स क्रॉस्ड, बॉडी स्लाइटली टर्न्ड अवे, ये डिफेंसिवनेस, इनसिक्योरिटी या डिस्कंफर्ट का सिग्नल है। लेकिन यहां केयरफुल रहना। कोई सिर्फ इसलिए आर्म्स क्रॉस कर सकता है क्योंकि ठंड लग रही है या हैबिट है। इसीलिए पैट्रिक किंग कहते हैं, सिंगल सिग्नल पे कुछ प्रूव नहीं होता, क्लस्टर ऑफ सिग्नल्स देखो। दूसरा इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है हैंड्स। हाथ सबसे एक्सप्रेसिव बॉडी पार्ट्स होते हैं। जब कोई एक्साइटेड होता है, हाथ ऊपर उठ जाते हैं। जब कोई कुछ छुपा रहा होता है, हाथ पॉकेट में या पीछे चले जाते हैं। जब कोई किसी बात को एम्फसाइज करता है, हाथ मूव करते हैं। जब कोई डिफेंसिव होता है, हाथ क्रॉस हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक सिग्नल, पाम्स। ओपन पाम्स ऊपर की तरफ, ऑनेस्टी और ओपननेस। पाम्स डाउन नीचे की तरफ, अथॉरिटी और कंट्रोल। हिडन पाम्स पॉकेट में या पीछे, कुछ छुपा रहा है। तीसरा बॉडी पार्ट है फीट। पैट्रिक किंग कहते हैं कि फीट सबसे ऑनेस्ट बॉडी पार्ट होते हैं, क्योंकि लोग अपना फेस कंट्रोल करते हैं, अपने हाथ कंट्रोल करते हैं, लेकिन फीट रेयरली कंट्रोल करते हैं। फीट डायरेक्शन बताती है कि इंसान एक्चुअली कहां जाना चाहता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उनकी फीट डोर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन से एग्जिट चाहते हैं। अगर फीट आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। चौथा इंपॉर्टेंट सिग्नल है आई कांटेक्ट, लेकिन यहां कल्चर मैटर करता है। वेस्टर्न कल्चर्स में आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। एशियन और मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स में ज्यादा आई कांटेक्ट डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट देखो। जनरली जो लोग अवॉइड आई कांटेक्ट करते हैं, वो या तो नर्वस है, या कुछ छुपा रहे हैं, या सोशली एंग्शियस हैं। जो लोग टू मच आई कांटेक्ट करते हैं, वो या तो अग्रेसिव है या डोमिनेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सही आई कांटेक्ट कंफर्टेबल ब्रेक्स के साथ कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का सिग्नल है। पांचवा सिग्नल है पर्सनल स्पेस। इंसान का पर्सनल स्पेस होता है 4 जोन्स। इंटीमेट जोन 0 to 1.5 फीट, पर्सनल जोन 1.5 to 4 फीट, सोशल जोन 4 to 12 फीट, पब्लिक जोन 12+ फीट। जब कोई आपके कंफर्टेबल जोन में आता है, आप नोटिस करोगे कि आप पीछे हट जाते हो। जब कोई दूर खड़ा है, आप क्लोजर आने की कोशिश करते हो। ये सब ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेसलाइन एस्टैब्लिश करो। बेसलाइन मतलब किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर। जैसे कुछ लोग नेचुरली फिजिट करते हैं, उनके लिए फिजिटिंग एंजाइटी नहीं, हैबिट है। तो पहले देखो कि इंसान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। फिर देखो कि जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो, तब बिहेवियर चेंज होता है या नहीं। चेंज ही ट्रूथ बताता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके कलीग नॉर्मली बहुत ओपन बॉडी लैंग्वेज रखता है। एक दिन आप मीटिंग में हैं और वो सडनली आर्म्स क्रॉस कर लेता है, दूर देखने लगता है, फीट एग्जिट पॉइंट कर रहे हैं। ये चेंज बताता है कि कुछ गड़बड़ है। शायद वो आपसे डिसएग्री कर रहा है, शायद वो अनकंफर्टेबल है, शायद उसने कुछ किया है जो वो नहीं बताना चाहता। इसलिए बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज से रोज 5 मिनट लोगों को ऑब्जर्व करो। बस में, कैफे में, ऑफिस में, घर में। सिर्फ देखो, पोस्चर देखो, हाथ देखो, फीट देखो, आई कांटेक्ट देखो। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लगेगा। याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज रीडिंग का गोल मैनिपुलेशन नहीं है, गोल है अंडरस्टैंडिंग। जब तुम समझोगे कि सामने वाला एक्चुअली क्या फील कर रहा है, तुम बेटर रिस्पॉन्ड कर पाओगे, तुम बेटर हेल्प कर पाओगे, तुम बेटर कनेक्ट कर पाओगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे माइक्रो एक्सप्रेशंस की,
वो 1/25 सेकंड में दिखने वाले एक्सप्रेशंस जो सबसे ज्यादा ट्रूथ बताते हैं। चैप्टर 3 माइक्रो एक्सप्रेशंस 1/25 सेकंड में छिपा सच। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बॉडी लैंग्वेज से भी ज्यादा पावरफुल है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसान अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकता है। आप गुस्सा हो लेकिन मुस्कुरा सकते हो, आप दुखी हो लेकिन नॉर्मल दिख सकते हो, आप डरे हुए हो लेकिन कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। ये सब मैक्रो एक्सप्रेशंस हैं जो हम इंटेंशनली दिखाते हैं। लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। ये 1/25 से 1/15 सेकंड में दिखते हैं, इतनी जल्दी कि नॉर्मली आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सप्रेशंस इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपके फेस से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं और वो रियल इमोशन दिखाते हैं। पॉल एकमन, जो साइकोलॉजी में माइक्रो एक्सप्रेशंस के पायनियर हैं, उन्होंने 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई किए हैं। यूनिवर्सल मतलब ये हर कल्चर में सेम होते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में, जापान में, अफ्रीका में, ये एक्सप्रेशंस सेम हैं। ये रहे वो 7 एक्सप्रेशंस। पहला, एंगर, गुस्सा। क्या दिखता है? आईब्रोज नीचे और एक साथ आते हैं, आईज वाइड ओपन या स्टेयरिंग, लिप्स टाइट या प्रेस टुगेदर, जॉ क्लेंच्ड। जब आप ये देखें, इंसान ट्रिगर हो चुका है, किसी चीज ने उसकी बाउंड्री क्रॉस कर दी है। दूसरा, फियर, डर। आईब्रोज ऊपर और एक साथ आते हैं, अपसाइड डाउन वी जैसा, आईज वाइड ओपन, लोअर आईलिड्स टाइट, लिप्स स्ट्रेच्ड साइडवेज। जब आप ये देखें, इंसान थ्रेट फील कर रहा है, किसी चीज ने उससे डरा दिया है। तीसरा, सैडनेस, उदासी। आईब्रोज का इनर कॉर्नर ऊपर जाता है, आईज में मॉइस्चर या टीयर्स हो सकते हैं, लिप्स के कॉर्नर्स नीचे जाते हैं, लोअर लिप पाउट कर सकता है। जब आप ये देखें, इंसान हर्ट है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ दर्द है। चौथा, डिस्गस्ट यानी घिन। आईब्रोज नीचे, नोज रिंकलिंग जैसे कुछ बुरा स्मेल किया हो, अपर लिप रेज्ड। जब आप ये देखें, इंसान किसी चीज को रिजेक्ट कर रहा है, फिजिकल या मॉरल डिस्गस्ट हो सकता है। पांचवा, सरप्राइज यानी हैरान। आईब्रोज ऊपर, कर्व्ड शेप में, आईज वाइड ओपन, जॉ ड्रॉप्स डाउन, माउथ ओपन। जब आप ये देखें, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है। छठा, हैप्पीनेस यानी खुशी। ये सबसे इजी है, आईब्रोज रिलैक्स्ड, आईज के कॉर्नर्स में रिंकल्स यानी क्रोज फीट, चीक्स ऊपर जाते हैं, माउथ कॉर्नर्स ऊपर की तरफ। जब आप असली खुशी देखना चाहते हो, देखो आंखों के कॉर्नर्स में रिंकल्स हैं या नहीं। फेक स्माइल में सिर्फ माउथ मूव करता है, असली स्माइल में आईज भी मूव करती हैं। इसे कहते हैं डुशेन स्माइल। सातवां, कंटेम्प्ट यानी नफरत या घिन। ये थोड़ा अलग है, सिर्फ फेस के एक साइड पे दिखता है। एक साइड का माउथ कॉर्नर ऊपर और टाइट होता है, जैसे हाफ स्मर्क। जब आप ये देखें, इंसान सुपीरियॉरिटी फील कर रहा है, वो सोच रहा है मैं तुमसे बेटर हूं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपका ब्रेन नेचुरली फास्ट एक्सप्रेशंस को मिस कर देता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप स्लो मोशन में देख सीख सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। YouTube पे माइक्रो एक्सप्रेशंस ट्रेनिंग वीडियोस हैं, पॉल एकमन की। रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करो। फेस फ्लैश होगा, तुम्हें पहचानना है कि कौन सा इमोशन था। धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन एक वार्निंग, पैट्रिक किंग कहते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशन देख लिया मतलब ट्रुथ कंफर्म नहीं हो गया। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। हो सकता है किसी को सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड सुना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो कॉन्टेक्स्ट और पैटर्न्स जरूरी हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपने पार्टनर से पूछते हो, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? वो कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन आप देखते हो 1/20 सेकंड के लिए उसके फेस पे सैडनेस का एक्सप्रेशन आया, आईब्रोज इनर कॉर्नर ऊपर, लिप्स नीचे। ये माइक्रो एक्सप्रेशन बताता है कि कुछ तो है। अब आप पुश कर सकते हो जेंटली, मैं देख सकता हूं कि कुछ है, बताओ, मैं सुनने के लिए हूं। माइक्रो एक्सप्रेशंस को कभी वेपन की तरह यूज मत करो। आहा, मैंने तुम्हारा माइक्रो एक्सप्रेशन देख लिया, तुम झूठ बोल रहे हो। ये टॉक्सिक होगा। यूज करो कनेक्शन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। पैट्रिक किंग कहते हैं कि जो लोग माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना सीख जाते हैं, वो ज्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली देख लेते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, चाहे वो कहे कुछ भी रहा हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे वॉइस की, आवाज का खेल। पिच, स्पीड, टोन, ये सब क्या रिवील करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो हर इंसान के पास है, लेकिन कम लोग इसे पढ़ना जानते हैं, वॉइस। पैट्रिक किंग कहते हैं कि वॉइस एक पावरफुल लीक है।
चाहे इंसान कितना भी कंट्रोल करे, उनकी वॉइस ट्रूथ लीक कर देती है। पिच बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, वॉल्यूम बदल जाता है। ये सब सिग्नल्स है। पहला सिग्नल है पिच। पिच मतलब आवाज की ऊंचाई या नीचाई। जब इंसान नर्वस होता है, पिच ऊपर चली जाती है, आवाज पतली हो जाती है। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है, पिच स्टेडी रहती है, थोड़ी डीपर। जब इंसान झूठ बोल रहा होता है, पिच अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, सडनली ऊपर, सडनली नीचे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जब विटनेस झूठ बोलता है, उनकी वॉइस पिच ऑफन ऊपर चली जाती है। ये ऑटोमेटिक है, कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा सिग्नल है स्पीड, स्पीकिंग स्पीड। जब इंसान नर्वस होता है, स्पीड बढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है, जैसे टाइम कम हो। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है, स्पीड स्टेडी रहती है, नेचुरली ब्रेक्स लेते हैं। जब इंसान कुछ छुपा रहा होता है, स्पीड समटाइम्स स्लो हो जाती है, जैसे वो सोच रहा हो क्या बोलूं क्या ना बोलूं। एक स्पेसिफिक पैटर्न, जब इंसान झूठ बोलता है, शुरू में स्पीड स्लो होती है, स्टोरी बना रहा है। फिर जब स्टोरी सेट हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आ गया। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखो। तीसरा सिग्नल है वॉल्यूम। वॉल्यूम कंट्रोल बताता है कॉन्फिडेंस लेवल। जो लोग सॉफ्ट वॉल्यूम में बोलते हैं, वो या तो शाय हैं या कुछ छुपा रहे हैं। जो लोग लाउड वॉल्यूम में बोलते हैं, वो या तो कॉन्फिडेंट है या डोमिनेटिंग कर रहे हैं। जो लोग वॉल्यूम सडनली चेंज करते हैं, सडनली लाउड, सडनली सॉफ्ट, वो अनप्रिडिक्टेबल है या कुछ छुपा रहे हैं। चौथा सिग्नल है पॉजेस और फिलर्स। आ, लाइक, मतलब, एक्चुअली, ये फिलर्स है। जब इंसान नर्वस होता है, ज्यादा फिलर्स आते हैं। जब इंसान झूठ बोल रहा होता है, पॉजेज आते हैं बीच में, वो स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है, पॉजेज नेचुरल होते हैं, कंफर्टेबल साइलेंस होती है। लेकिन केयरफुल, कुछ लोग नेचुरली फिलर्स यूज करते हैं, हैबिट, तो बेसलाइन पहले एस्टैब्लिश करो। पांचवा सिग्नल है टोन। टोन बताता है इमोशन। सेम वर्ड्स, डिफरेंट टोन, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। मैं ठीक हूं अगर फ्लैट टोन है, मतलब मैं एक्चुअली ठीक नहीं हूं। अगर हैप्पी टोन है, मतलब सच में ठीक है। अगर सार्कास्टिक टोन है, मतलब बहुत कुछ गलत है। टोन पढ़ने के लिए तुम्हें इंसान की नॉर्मल टोन पता होनी चाहिए। जब वो एक्साइटेड होता है, टोन कैसे होती है? जब वो अपसेट होता है, कैसे होती है? बेसलाइन। पैट्रिक किंग कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जब इंसान झूठ बोलता है, उनकी वॉइस में माइक्रो पॉजेज आती हैं। माइक्रो पॉजेज मतलब मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाना। इतना छोटा कि नॉर्मली नोटिस नहीं होता, लेकिन जब तुम अटेंटिवली सुनोगे, तुम सुन पाओगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, FBI इंटरोगेटर्स इस टेक्निक को यूज करते हैं। वो सस्पेक्ट को क्वेश्चन पूछते हैं और सुनते हैं माइक्रोपॉजेस। अगर सस्पेक्ट के हाँ या नहीं से पहले माइक्रोपॉज है, सस्पेक्ट प्रोबेबली सोच रहा है कि क्या आंसर दे। अगर इंस्टेंट आंसर है, प्रोबेबली ट्रूथ है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वॉइस रीडिंग नेवर अलोन यूज करो। पैट्रिक किंग कहते हैं कि वॉइस सिग्नल्स को हमेशा बॉडी लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट के साथ कंबाइन करो। अगर किसी की पिच ऊपर गई लेकिन वो ठंडा एनवायरनमेंट में है, शिवरिंग की वजह से, तो पिच चेंज की वजह नर्वसनेस नहीं, कोल्ड है। कॉन्टेक्स्ट। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 7 दिन फोन पे बात करते टाइम सिर्फ वॉइस पे फोकस करो। देखो, जब सामने वाला नर्वस है तो वॉइस कैसे चेंज होती है, जब वो एक्साइटेड है तो कैसे, जब वो झूठ बोल रहा है तो कैसे। हाँ, फोन पे भी पता चल सकता है। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा। पैट्रिक किंग कहते हैं, द वॉइस नेवर लाइज, वर्ड्स लाई, बट द वॉइस ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। तुम्हें बस सुनना सीखना है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, झूठ पहचानने की कला। क्योंकि झूठ बोलना इंसान की नेचर है, लेकिन झूठ पकड़ना भी सीखा जा सकता है। चैप्टर 5, झूठ पहचानने की कला, द आर्ट ऑफ लाई डिटेक्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे डिमांडेड टॉपिक की, झूठ कैसे पहचाने। पैट्रिक किंग कहते हैं कि एक मिथ है, लायर्स अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। ये मिथ है। एक्चुअली बहुत सारे लायर्स ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं। उन्हें पता है कि लोग आई कांटेक्ट अवॉइड करना लाई का साइन समझते हैं, तो वो डेलिबरेटली टू मच आई कांटेक्ट करते हैं, अनकंफर्टेबल ज्यादा। जैसे वो बोल रहे हैं, देखो मैं सीधा तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। तो सिंगल सिग्नल पे कुछ प्रूव नहीं होता। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लाई डिटेक्शन की असली कुंजी है बेस लाइन डिविएशन। पहले देखो इंसान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है, जब वो रिलैक्स्ड है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे हाथ रखता है। फिर जब तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, देखो कि उसकी बिहेवियर बेसलाइन से डिविएट हो रही है या नहीं। वर्बल क्यूज ऑफ डिसेप्शन, ये वर्ड्स में दिखते हैं। पहला वर्बल क्यू, टू मैनी डिटेल्स। सच बोलने वाला सिंपल स्टोरी बताता है,
झूठ बोलने वाला ओवर एक्सप्लेन करता है, बहुत सारे डिटेल्स डाल देता है ताकि स्टोरी बिलीवेबल लगे। मैं 6:15 पे ऑफिस से निकला, फिर 6:22 पे मेट्रो मिली, फिर 6:35 पे स्टेशन उतरा, फिर 7 के करीब घर पहुंचा। इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं, सच में इंसान इतना डिटेल याद नहीं रखता। दूसरा वर्बल क्यू, अवॉइडिंग प्रोनाउंस। सच बोलने वाला कहता है मैंने किया, मैं गया। झूठ बोलने वाला कहता है काम हो गया, डिसीजन लिया गया। पैसिव वॉइस यूज करता है, प्रोनाउंस अवॉइड करता है, क्योंकि अनकॉन्शियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तीसरा वर्बल क्यू, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। झूठ बोलने वाला ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज करता है। मैं वो नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, जैसे वो डिफेंड कर रहा हो। चौथा वर्बल क्यू, आंसर डिले। सच बोलने वाला इंस्टेंटली आंसर करता है, झूठ बोलने वाला पॉज करता है। हाँ, एक्चुअली ये डिले टाइम लेता है स्टोरी क्रिएट करने के लिए। पांचवा वर्बल क्यू, रिपीटिंग क्वेश्चंस। झूठ बोलने वाला क्वेश्चन रिपीट करता है, क्या मैंने वो किया? नहीं, मैंने वो नहीं किया। रिपीटिंग क्वेश्चन टाइम लेता है सोचने के लिए। नॉन वर्बल क्यूज ऑफ डिसेप्शन, ये बॉडी लैंग्वेज में दिखते हैं। पहला, फेस टचिंग, नोज, लिप्स, चिन, ईयर्स। ये एरियाज टच करना जब कोई झूठ बोल रहा हो, क्योंकि झूठ बोलने से बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे फेस में इचिंग या टिंगलिंग होती है। दूसरा, थ्रोट क्लियरिंग। झूठ बोलने से थ्रोट ड्राई हो जाता है, इंसान बार बार थ्रोट क्लियर करता है या पानी पीता है। तीसरा, हैंड जेस्चर्स रिडक्शन। सच में इंसान नेचुरली हैंड जेस्चर्स यूज करता है, झूठ में वो हैंड्स को कंट्रोल करता है। हाथ पॉकेट में, हाथ पीछे, हाथ टेबल के नीचे, जैसे वो छुपा रहा हो। चौथा, माइक्रो एक्सप्रेशंस। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा ट्रूथ इमोशन 1/25 सेकंड के लिए फ्लैश होता है, फिर फेक एक्सप्रेशन आता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि सबसे पावरफुल लाई डिटेक्शन टेक्निक है आस्क अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जब इंसान प्रिपेयर्ड स्टोरी बोल रहा हो, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तो वो पॉज करेगा, क्योंकि स्टोरी में वो डिटेल नहीं सोची होगी। उनका आंसर ईदर टू स्लो होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय लेट आया और एक्सक्यूज दे रहा है ट्रैफिक था। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछो, अच्छा कौन सा रूट आया, मेट्रो से आया या कैब से? अगर वो जेन्युइन है, इंस्टेंटली आंसर देगा। अगर झूठ बोल रहा है, पॉज करेगा या वेग आंसर देगा। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैट्रिक किंग कहते हैं कि लाई डिटेक्शन परफेक्ट नहीं है। कुछ लोग नेचुरली नर्वस होते हैं, कुछ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर में होते हैं, उनकी सारी बिहेवियर लाई जैसी लगती है। इसलिए कभी सिंगल ऑब्जर्वेशन पे किसी को लायर मत बोलो। पैटर्न्स देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, बेसलाइन देखो। और एथिकल यूज, ये नॉलेज यूज करो प्रोटेक्शन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। जानते हो कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को सस्पेक्ट करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 30 दिन जब भी तुम्हें लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है, मेंटली नोट करो वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज, फिर बाद में वेरीफाई करो, ट्रूथ पता चले। तुम्हारा ब्रेन स्लोली एक्यूरेट हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे पर्सनालिटी टाइप्स की। कौन है सामने वाला इंसान, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या कुछ और? चैप्टर 6, पर्सनैलिटी टाइप्स का मैट्रिक्स। कौन है सामने? दोस्तों, अब बात करते हैं साइकोलॉजी का एक फैसिनेटिंग टॉपिक, पर्सनैलिटी टाइप्स। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हर इंसान अलग होता है। कुछ लोग सोशल बटरफ्लाइज होते हैं, कुछ लोग सॉलिटरी वुल्व्स, कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कुछ लोग केओटिक, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लोग लॉजिकल। और ये डिफरेंसेस सिर्फ नेचर नहीं है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे रिएक्ट करता है। जब आप किसी की पर्सनैलिटी टाइप समझ जाते हो, आप उनके एक्शंस को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप उनके साथ बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनकी नीड्स और ट्रिगर्स समझ सकते हो। साइकोलॉजी में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड पर्सनैलिटी मॉडल है द बिग 5, जिसे ओशन भी कहते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि ये 5 ट्रेट्स इंसान की पर्सनैलिटी का 90% एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला ट्रेट, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये ट्रेट बताता है कि इंसान नए एक्सपीरियंसेस के लिए कितना ओपन है। हाई ओपननेस वाले लोग क्यूरियस होते हैं, नए आइडियाज पसंद करते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रिस्क लेने को रेडी रहते हैं।
लो ओपननेस वाले लोग ट्रेडिशनल होते हैं, रूटीन पसंद करते हैं, फेमिलियर चीजें प्रेफर करते हैं, चेंज उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। कैसे पहचाने? हाई ओपननेस, वो बुक्स पढ़ते हैं, नए सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कशंस में नए पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। लो ओपननेस, सेम रेस्टोरेंट जाते हैं, सेम फूड ऑर्डर करते हैं, सेम रूटीन फॉलो करते हैं। दूसरा ट्रेट, कॉन्शियसनेस। ये ट्रेट बताता है कि इंसान कितना ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल और गोल ओरिएंटेड है। हाई कॉन्शियसनेस वाले लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम पे आते हैं, प्लान्स फॉलो करते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। लो कॉन्शियसनेस वाले लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं, मेसी हो सकते हैं, डेडलाइंस मिस कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस वाली मेंटालिटी। कैसे पहचाने? हाई कॉन्शियसनेस, उनका डेस्क ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो लिस्ट्स बनाते हैं, वो कमिटमेंट सीरियसली लेते हैं। लो कॉन्शियसनेस, उनका डेस्क मेसी होता है, वो लास्ट मिनट चीजें करते हैं, वो चलता है एटीट्यूड रखते हैं। तीसरा ट्रेट, एक्सट्रोवर्जन। ये ट्रेट बताता है कि इंसान सोशल इंटरैक्शन से एनर्जी लेता है या लूज करता है। हाई एक्सट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्ट वाले लोग लोगों के साथ रहकर एनर्जी पाते हैं, वो टॉकेटिव होते हैं, सोशल गैदरिंग्स पसंद करते हैं, अटेंशन में रहना पसंद करते हैं। लो एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट वाले लोग अकेले रहकर एनर्जी पाते हैं, वो क्वाइट होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स प्रेफर करते हैं या वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस। सोशल गैदरिंग्स उन्हें ड्रेन कर देती हैं। इंपॉर्टेंट, इंट्रोवर्ट शाय नहीं होता, इंट्रोवर्ट बस ज्यादा सोशल इंटरैक्शन नहीं चाहता। एक्सट्रोवर्ट लोनली नहीं होता, बस अकेले रहना पसंद नहीं करता। चौथा ट्रेट, अग्रीएबलनेस। ये ट्रेट बताता है कि इंसान कितना कोऑपरेटिव, कंपैशनेट और ट्रस्टिंग है। हाई अग्रीएबलनेस वाले लोग वार्म होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं। लो अग्रीएबलनेस वाले लोग कंपेटिटिव होते हैं, अपनी नीड्स पे फोकस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने से नहीं डरते, स्केप्टिकल होते हैं। कैसे पहचाने? हाई अग्रीएबलनेस, वो हाँ ज्यादा कहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो लोगों की फीलिंग्स पे ध्यान देते हैं। लो अग्रीएबलनेस, वो नहीं कंफर्टेबली कहते हैं, वो अपनी ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, वो डिबेट करना पसंद करते हैं। पांचवा ट्रेट, न्यूरोटिसिज्म। ये ट्रेट बताता है कि इंसान कितना नेगेटिव इमोशंस प्रोन है। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग एंजाइटी, एंगर, सैडनेस इजीली फील करते हैं, वो स्ट्रेस में ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं। लो न्यूरोटिसिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी वाले लोग काम रहते हैं, स्ट्रेस में भी कंपोज्ड रहते हैं, थिंग्स डोंट बॉदर देम इजीली। कैसे पहचाने? हाई न्यूरोटिसिज्म, वो छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं, वो बार बार सेम चीज की वरी करते हैं, वो मूड स्विंग्स शो करते हैं। लो न्यूरोटिसिज्म, वो इट इज व्हाट इट इज एटीट्यूड रखते हैं, वो प्रॉब्लम्स को लॉजिकली हैंडल करते हैं, वो मोस्टली काम रहते हैं। पैट्रिक थिंग कहते हैं कि कोई भी ट्रेट गुड या बैड नहीं है, हर ट्रेट के प्रोज और कॉन्स होते हैं। हाई ओपननेस क्रिएटिविटी लाता है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी ला सकता है। हाई कॉन्शियसनेस रिलायबिलिटी लाता है, लेकिन रिजिडिटी ला सकता है। हाई एक्स्ट्रावर्जन नेटवर्किंग लाता है, लेकिन ओवर स्टिमुलेशन ला सकता है। हाई अग्रीएबलनेस हार्मनी लाता है, लेकिन पीपल प्लीजिंग ला सकता है। हाई न्यूरोटिसिज्म अवेयरनेस लाता है, लेकिन एंजाइटी ला सकता है। असली पावर तब आती है जब तुम किसी की पर्सनैलिटी टाइप समझकर उनसे अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा बॉस हाई कॉन्शियसनेस है तो वो डिटेल्ड ओरिएंटेड रिपोर्ट्स चाहेगा, डेडलाइन मिस करना पसंद नहीं करेगा। अगर तुम्हारा कॉलीग लो कॉन्शियसनेस है तो वो स्पॉन्टेनिटी अप्रिशिएट करेगा, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस उन्हें फ्रस्ट्रेट करेंगी। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा पार्टनर हाई न्यूरोटिसिज्म है तो वो रीअश्योरेंस चाहेगा। अगर तुम उनकी एंजाइटी को इग्नोर करोगे वो और ज्यादा एंग्शियस हो जाएंगे। अगर तुम उन्हें वैलिडेट करोगे, मैं समझता हूं तुम्हें टेंशन हो रही है, वो काम हो जाएंगे। पैट्रिक किंग कहते हैं कि पर्सनालिटी टाइप्स को कभी लेबल की तरह यूज मत करो। तू तो इंट्रोवर्ट है इसीलिए ऐसे है, ये डिसमिसिव है। यूज करो अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं समझता हूं कि तू इंट्रोवर्ट है, तो चलो हम अकेले कॉफी पीते हैं, बड़े पार्टी में नहीं जाना। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों के बारे में सोचो। उनकी अप्रॉक्सिमेट बिग 5 प्रोफाइल क्या है? उनके एक्शंस अब तुम्हें ज्यादा सेंस करते हैं? फिर उनसे बात करो, देखो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट थी या नहीं। अगले चैप्टर में हम डीप डाइव करेंगे इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट में, क्योंकि ये सबसे विजिबल ट्रेट है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। चैप्टर 7, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट, एनर्जाइजर कैसे काम करता है।
दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी को कंफ्यूज करता है, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। पैट्रिक किंग कहते हैं कि सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि इंट्रोवर्ट इज इक्वल टू शाय और एक्सट्रोवर्ट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट। ये गलत है। असली डिफरेंस ये है एनर्जी। एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ रहकर एनर्जी पाते हैं, इंट्रोवर्ट अकेले रहकर एनर्जी पाते हैं। शाइनेस और कॉन्फिडेंस अलग चीजें हैं। जरा समझिए, एक एक्सट्रोवर्ट को पार्टी में जाना पसंद है। वो 5 घंटे लोगों से बात करता है, नए लोग मिलता है, स्टोरीज शेयर करता है। पार्टी के बाद वो एनर्जाइज्ड फील करता है। वो कहता है मजा आ गया, फिर करते हैं। एक इंट्रोवर्ट पार्टी में जाता है, वो लोगों से बात करता है, सोशलाइज करता है, स्माइल करता है, लेकिन 2 घंटे के बाद वो ड्रेन फील करने लगता है। उसको लगता है बस हो गया, अब घर जाना है। वो पार्टी से थका हुआ जाता है और अकेले टाइम बिताकर रिचार्ज करता है। ये डिफरेंस क्रूशियल है और इस डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेशनशिप्स और वर्क प्लेस में। एक्सट्रोवर्ट को कैसे पहचाने? वो बात करते वक्त लाउड वॉल्यूम यूज करते हैं, वो जेस्चर्स ज़्यादा यूज करते हैं, वो ग्रुप डिस्कशंस में डोमिनेट करते हैं, वो फ़ोन पे बात करना प्रेफर करते हैं टेक्स्ट से, वो लेट्स डू समथिंग कहते हैं वीकेंड पे, वो मीटिंग्स में एनर्जी लाते हैं, वो नए लोगों से ईजिली कनेक्ट कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट को कैसे पहचाने? वो सॉफ्ट वॉल्यूम में बात करते हैं, वो जेस्चर्स कम यूज करते हैं, वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बोलना कम, वो टेक्स्ट प्रेफर करते हैं कॉल से, वो लेट्स जस्ट चिल कहते हैं वीकेंड पे, वो मीटिंग्स में पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, वो फेमिलियर लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, नए लोगों के साथ टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग प्योर इंट्रोवर्ट या प्योर एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। ज़्यादातर लोग एम्बिवर्ट होते हैं, कुछ सिचुएशंस में इंट्रोवर्ट, कुछ सिचुएशंस में एक्सट्रोवर्ट। जैसे ऑफिस में प्रेजेंट देने टाइम एक्सट्रोवर्ट लेकिन ब्रेक टाइम में इंट्रोवर्ट, या नए लोगों के साथ इंट्रोवर्ट लेकिन फ्रेंड्स के साथ एक्सट्रोवर्ट। पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट डायनामिक में सबसे कॉमन प्रॉब्लम यह है कि दोनों टाइप्स एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एक्सट्रोवर्ट सोचता है इंट्रोवर्ट रूड है क्योंकि वो बात नहीं करता। इंट्रोवर्ट सोचता है एक्सट्रोवर्ट ओवरवेलमिंग है क्योंकि वो बहुत बोलता है। दोनों गलत है, दोनों बस अलग तरह से एनर्जी मैनेज करते हैं। रिलेशनशिप में काम कैसे आएगा ये अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो और तुम्हारा पार्टनर इंट्रोवर्ट है, तुम्हें समझना होगा कि वो पार्टी के बाद थक जाता है, उन्हें अकेले टाइम चाहिए रिचार्ज करने के लिए। ये पर्सनल नहीं है, उनका एनर्जी सिस्टम ऐसे काम करता है। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है, तुम्हें समझना होगा कि वो सोशल इंटरेक्शन चाहता है, वो घर पे बैठकर बोर हो जाता है, उन्हें फ्रेंड्स के साथ टाइम चाहिए एनर्जी पाने के लिए। वर्क प्लेस में काम कैसे आएगा? अगर तुम मैनेजर हो, देखो कि तुम्हारे टीम मेंबर्स की एनर्जी सोर्स क्या है। एक्सट्रोवर्ट्स को ग्रुप मीटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दो। इंट्रोवर्ट्स को इंडिपेंडेंट टास्क्स, फोकस्ड वर्क टाइम, रिटन कम्युनिकेशन दो। अगर तुम एक्सट्रोवर्ट को आइसोलेटेड काम दोगे, वो ड्रेन हो जाएगा। अगर तुम इंट्रोवर्ट को कांस्टेंट मीटिंग्स में डालोगे, वो बर्न आउट हो जाएगा। कम्युनिकेशन टिप्स: एक्सट्रोवर्ट के साथ बात कर रहे हो तो डायरेक्ट रहो, फास्ट रहो, एनर्जी मैच करो। उन्हें इंटरप्ट करना अलाउड है, वो लाउड एनवायरनमेंट में भी बात कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट के साथ बात कर रहे हो तो पॉजेज अलाउ करो, उन्हें प्रोसेस करने का टाइम दो। क्वाइट एनवायरनमेंट में बात करो, इंटरप्ट मत करो, उन्हें सोचने का टाइम दो। पैट्रिक किंग कहते हैं कि एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इंट्रोवर्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल झूठ। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट हैं। बिल गेट्स इंट्रोवर्ट हैं, एलॉन मस्क इंट्रोवर्ट हैं, बराक ओबामा इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट का अलग तरह की स्ट्रेंथ होती है, डीप फोकस, एनालिटिकल थिंकिंग, लिसनिंग स्किल्स। ये चीज़ें लीडरशिप में बहुत वैल्यूएबल हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: अपनी एनर्जी सोर्स पहचानो। तुम पार्टी के बाद एनर्जाइज्ड फील करते हो या ड्रेन्ड? तुम अकेले टाइम के बाद रिफ्रेश्ड फील करते हो या लोनली? तुम्हारा नेचुरल टेंडेंसी क्या है? फिर अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में ऑब्जर्व करो कौन सा टाइप कौन है, और फिर कॉन्शियसली एडजस्ट करो अपना कम्युनिकेशन स्टाइल। याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि कोई टाइप दूसरे से बेटर नहीं है। दुनिया को दोनों टाइप्स की जरूरत है। एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जी लाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। इंट्रोवर्ट्स डेप्थ लाते हैं, आइडियाज रिफाइन करते हैं। साथ मिलकर वो बेटर डिसीजंस लेते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। अपना दिमाग समझो, फिर दूसरों का। चैप्टर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस। अपना दिमाग समझो फिर दूसरों का। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ। पैट्रिक किंग कहते हैं कि IQ आपको जॉब दिला सकता है, लेकिन EQ आपको सक्सेसफुल रखता है। IQ आपको एग्जाम पास करवा सकता है, लेकिन EQ आपको रिलेशनशिप्स में सक्सीड करवाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरों को पढ़ने से पहले तुम्हें खुद को पढ़ना आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं:
पहला कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी इमोशंस को पहचानना। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी तुम क्या फील कर रहे हो, गुस्सा हो, उदास हो, एंग्शियस हो, एक्साइटेड हो। बहुत लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूं, जब वो ठीक नहीं होते। वो अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब तुम अपने इमोशंस को नहीं पहचानते, वो तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस कैसी डेवलप करें? जर्नलिंग। रोज 5 मिनट लिखो, आज मैंने क्या फील किया, किस सिचुएशन ने ट्रिगर किया, मेरा बॉडी कैसे रिएक्ट किया। धीरे धीरे तुम अपने इमोशनल पैटर्न्स पहचानोगे। दूसरा कंपोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपनी इमोशंस को मैनेज करना। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। तुम गुस्सा फील कर रहे हो, लेकिन तुम उस गुस्से में कुछ ऐसा नहीं करोगे जिसका बाद में पछताना पड़े। तुम एंग्शियस फील कर रहे हो, लेकिन तुम उस एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ रेगुलेशन कैसे डेवलप करें? पॉज। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, 10 सेकंड पॉज लो, सांस लो, सोचो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्ड करना कॉन्शियस होता है। पॉज देने से तुम रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलते हो। तीसरा कंपोनेंट है एम्पैथी, मतलब दूसरों की इमोशंस को समझना। ये वो स्किल है जो डायरेक्ट रीडिंग पीपल से कनेक्टेड है। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम वही फील करो जो सामने वाला फील कर रहा है। एम्पैथी का मतलब है तुम उनकी पर्सपेक्टिव समझ सकते हो, तुम उनकी फीलिंग्स वैलिडेट कर सकते हो। एम्पैथी कैसे डेवलप करें? एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो, इंटरप्ट मत करो, सॉल्यूशन मत दो जब तक मांगे नहीं, बस सुनो, एक्नॉलेज करो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। ये सिंपल वैलिडेशन बहुत पावरफुल है। चौथा कंपोनेंट सोशल स्किल्स, मतलब अपनी इमोशंस और दूसरों की इमोशंस को यूज करके बेटर इंटरैक्शंस बनाना। ये कंपोनेंट ऊपर के तीनों को कंबाइन करता है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी। जब ये तीनों स्ट्रांग हो जाते हैं, सोशल स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं। सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ ऑफ द पार्टी हो। सोशल स्किल्स का मतलब है तुम लोगों के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हो, रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हो, टीम में काम कर सकते हो। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लो ईक्यू के कुछ कॉमन साइंस हैं। पहला, दूसरों को इंटरप्ट करना। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को ब्लेम करना, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। तीसरा, दूसरों की फीलिंग्स को इनवैलिड करना, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। चौथा, सेम कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार रिपीट होना। पांचवा, लोग तुमसे दूर रहना चाहते हो, पता नहीं क्यों। हाई ईक्यू के साइंस, लोग तुम्हें बताते हैं कि उन्हें तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हो, तुम अपनी मिस्टेक्स मान सकते हो, तुम फीडबैक ले सकते हो बिना डिफेंसिव हुए, तुम दूसरों के इमोशंस को नोटिस करते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए तुम्हारा पार्टनर अपसेट है। लो ईक्यू रिस्पॉन्स, क्या हुआ? इम्पेशेंट टोन, क्यों परेशान है? मैंने कुछ नहीं किया। हाई ईक्यू रिस्पॉन्स, मैं देख सकता हूं तुम अपसेट हो, मैं सुनने के लिए हूं जब तुम रेडी रहो। देखा फर्क? लो ईक्यू डिसमिस करता है, हाई ईक्यू वैलिडेट करता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि ईक्यू डेवलप करने का सबसे पावरफुल तरीका है फीडबैक। अपने क्लोज फ्रेंड से पूछो, क्या मैं कभी कभी इमोशनली अनअवेयर हो जाता हूं? क्या मैं दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर करता हूं? ऑनेस्ट फीडबैक लो, चाहे वो सुनना पेनफुल हो। वही फीडबैक तुम्हें ग्रो करवाएगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 7 दिन हर रात अपने इंटरैक्शंस का रिव्यू करो। कहां तुमने रिएक्ट किया, कहां रिस्पॉन्ड किया, कहां तुमने दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर की, कहां तुमने वैलिडेट किया। एक जर्नल बनाओ। धीरे धीरे तुम अपने पैटर्न्स पहचानोगे, और पहचानने के बाद चेंज पॉसिबल है। याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि दूसरों को पढ़ने की असली कुंजी है खुद को पढ़ना। जब तुम अपने इमोशंस को समझते हो, तुम दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाते हो। जब तुम अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, तुम दूसरों के ट्रिगर्स भी पहचानते हो। सेल्फ अवेयरनेस फाउंडेशन है, उसके ऊपर ही एम्पैथी और सोशल स्किल्स बिल्ड होती हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कॉग्निटिव बायसेस की, वो मेंटल शॉर्टकट्स जो हमें गलत रीडिंग करवाते हैं। चैप्टर 9, कॉग्निटिव बायसेस, जो तुम्हें गलत रीडिंग्स करवाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मेंटल ट्रैप्स की जो हमें बार बार गलत कंक्लूजन्स पे ले जाती हैं। कॉग्निटिव बायसेस। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हम सब सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, हम ऑब्जेक्टिव हैं, हम फैक्ट्स देखते हैं और रैशनल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है एनर्जी सेव करने के लिए, और यही शॉर्टकट्स, यही बायसेस हमें गलत रीडिंग्स करवाते हैं।
सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बायस हो रहा है। हमें लगता है कि हम सही देख रहे हैं, जबकि हम अपनी अजम्पशंस प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। पहला बायस, कॉन्फर्मेशन बायस। ये सबसे कॉमन बायस है। मतलब तुम वो इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीफ कंफर्म करे, और वो इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते हो जो तुम्हारी बिलीफ को चैलेंज करे। एग्जाम्पल, अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हारा कोलीग लेजी है, तुम सिर्फ वो इंस्टेंसेस नोटिस करोगे जब वो आराम कर रहा है। जब वो मेहनत कर रहा है, तुम इग्नोर करोगे। तुम्हारी बिलीफ स्ट्रांग होती जाएगी, चाहे रियलिटी अलग हो। कैसे ओवरकम करें? एक्टिवली ऑपोजिट एविडेंस ढूंढो। पूछो, अगर मैं गलत हूं तो कैसे पता चलेगा? फिर वो एविडेंस डिलिबरेटली सर्च करो। दूसरा बायस, हेलो इफेक्ट। मतलब एक पॉजिटिव ट्रेट की वजह से तुम इंसान के बारे में ओवरऑल पॉजिटिव अजम्पशन बना लेते हो। एग्जाम्पल, कोई हैंडसम है तो तुम अज्यूम कर लेते हो कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, काइंड भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा, जबकि हैंडसम होने का इंटेलिजेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे ओवरकम करें? डिफरेंट ट्रेट्स को सेपरेटली इवैल्यूएट करो। सिर्फ एक ट्रेट के बेसिस पे जजमेंट मत दो। तीसरा बायस, हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का ऑपोजिट। एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से ओवरऑल नेगेटिव अजम्पशन। एग्जाम्पल, कोई लेट आया एक बार, तुम अज्यूम करने लगते हो कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, लेजी है, अनट्रस्टवर्दी है, जबकि हो सकता है उस एक दिन कुछ इमरजेंसी हो। कैसे ओवरकम करें? एक इंसिडेंट को एक इंसिडेंट की तरह ट्रीट करो। पैटर्न बनने दो कंक्लूजन निकलने से पहले। चौथा बायस, प्राइमेसी इफेक्ट। मतलब पहली इंप्रेशन डिस्प्रोपोर्शनेटली मैटर करती है। जो तुमने पहले देखा वो ज्यादा याद रहता है। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट पहले 5 मिनट अमेजिंग था, फिर 20 मिनट एवरेज था। तुम्हें वो अमेजिंग याद रहेगा, एवरेज भूल जाओगे। कैंडिडेट एक्चुअली एवरेज है, लेकिन तुम अज्यूम करोगे वो अमेजिंग है। कैसे ओवरकम करें? पूरी इंटरैक्शन का एवरेज लो। पहले 5 मिनट को एक्स्ट्रा वेट मत दो। पांचवा बायस, रीसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी का ऑपोजिट। जो सबसे रीसेंट हुआ वो ज्यादा याद रहता है। एग्जाम्पल, तुम्हारा फ्रेंड हमेशा रिलायबल था, लेकिन आज उसने एक गलती कर दी। तुम उस एक गलती को फोकस करोगे, सालों की रिलायबिलिटी भूल जाओगे। कैसे ओवरकम करें? लॉन्ग टर्म पैटर्न देखो। एक रीसेंट इवेंट को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखो। छठा बायस, प्रोजेक्शन बायस। मतलब तुम अज्यूम कर लेते हो कि दूसरे लोग तुम्हारी तरह सोचते हैं, तुम्हारी तरह फील करते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें ऑनेस्टी पसंद है तो तुम अज्यूम करते हो कि सब ऑनेस्ट हैं। तुम्हें कॉन्फ्रंटेशन पसंद नहीं तो तुम अज्यूम करते हो कि सब कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, जबकि सब अलग होते हैं। कैसे ओवरकम करें? एक्टिवली रिमाइंड करो, मैं अलग हूं, सामने वाला अलग हो सकता है। उनके पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करो, अज्यूम मत करो। सातवां बायस, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दूसरे लोग गलती करते हैं, हम उनकी पर्सनैलिटी को ब्लेम करते हैं। वो लेट आया क्योंकि वो लेजी है। जब हम खुद गलती करते हैं, हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। मैं लेट आया क्योंकि ट्रैफिक था। सेम बिहेवियर, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। कैसे ओवरकम करें? दूसरों को भी वही बेनिफिट ऑफ डाउट दो जो तुम खुद को देते हो। सिचुएशन हो सकती है, परमानेंटली अज्यूम मत करो कि वो ऐसे ही हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए तुम्हारा कोलीग मीटिंग में रूड था। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के अकॉर्डिंग तुम सोचोगे वो रूड इंसान है, लेकिन हो सकता है उसकी सुबह खराब गई हो, घर पे कुछ हुआ हो। वो नॉर्मली ऐसा नहीं है। तो कंक्लूजन निकालने से पहले पूछो, क्या सिचुएशन हो सकती है? पैट्रिक किंग कहते हैं कि बायसेस ओवरकम करना इम्पॉसिबल है। ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है, लेकिन अवेयरनेस से तुम बायसेस के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि बायस हो रहा है, तुम पॉज कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 7 दिन अपने जजमेंट्स पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जब भी तुम किसी के बारे में कंक्लूजन निकालो, पूछो कौन सा बायस मुझे अफेक्ट कर रहा है। पहले बहुत मुश्किल होगा, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि बिहेवियर विदाउट कॉन्टेक्स्ट मीनिंगलेस है। चैप्टर 10, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। कब, कहां, किसके साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट। पैट्रिक किंग कहते हैं कि सेम बिहेवियर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। एग्जाम्पल, कोई अपने हाथ क्रॉस करके बैठा है। एक सिचुएशन में वो डिफेंसिव है, दूसरी सिचुएशन में वो ठंड में है, तीसरी सिचुएशन में वो ऐसे ही बैठता है हैबिट से। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, तुम गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। पहला कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल।
बॉडी लैंग्वेज का मतलब कल्चर से कल्चर में बदलता है। वेस्टर्न कल्चर्स में आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस है, एशियन कल्चर्स में ज्यादा आई कांटेक्ट डिसरिस्पेक्ट है। वेस्टर्न कल्चर्स में स्माइल फ्रेंडलीनेस है, रशियन कल्चर्स में स्ट्रेंजर को स्माइल करना फेक है। मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स में पर्सनल स्पेस कम है, नॉर्दर्न यूरोपियन कल्चर्स में पर्सनल स्पेस ज्यादा है। अगर तुम सिर्फ अपने कल्चरल लेंस से देखते हो तुम गलत पढ़ोगे। इसलिए क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शंस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। बेसलाइन पहले एस्टैब्लिश करो उस कल्चर की। दूसरा कॉन्टेक्स्ट सिचुएशनल। कोई गुस्सा है, हो सकता है वो तुमसे नाराज है, या हो सकता है उसकी कार खराब हो गई, या उसकी नींद पूरी नहीं हुई, या उसकी जॉब में प्रेशर है। सिचुएशन अलग है। जब तुम सिचुएशन नहीं जानते तुम पर्सनल अज्यूम कर लेते हो। वो मुझ पे गुस्सा है, जबकि वो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से। इसलिए पैट्रिक किंग कहते हैं, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, एटलीस्ट नॉट इमीडिएटली। पहले सिचुएशन कंसिडर करो। तीसरा कॉन्टेक्स्ट रिलेशनल। तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप। बॉस के साथ अलग, दोस्त के साथ अलग, पार्टनर के साथ अलग। सेम इंसान, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो जब तुम किसी को देख रहे हो, देखो वो किस रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में है। वो अपने बॉस के साथ फॉर्मल है, अपने दोस्त के साथ कैजुअल है। दोनों रियल है, सिर्फ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स हैं। चौथा कॉन्टेक्स्ट टेम्पोरल। टाइम ऑफ डे मैटर करता है। सुबह लोग फ्रेश होते हैं, दोपहर में थोड़ा लो एनर्जी, रात को थोड़ा टायर्ड। बिहेवियर जो तुम सुबह देखोगे वो रात को अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान फेक है, बस टाइम अलग है। डे ऑफ वीक भी मैटर करता है। मंडे मॉर्निंग बिहेवियर, फ्राइडे इवनिंग बिहेवियर दोनों अलग होंगे। पांचवा कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंटल। फिजिकल एनवायरनमेंट मैटर करता है। नॉइज लेवल, टेम्परेचर, क्राउड, लाइटिंग, ये सब बिहेवियर अफेक्ट करते हैं। कोई लाउड रेस्टोरेंट में इम्पेशेंट हो सकता है, क्वाइट कैफे में वही इंसान काम है। तो बिहेवियर चेंज की वजह एनवायरनमेंट है, पर्सनैलिटी नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करते हैं। वो एक बिहेवियर देखते हैं और परमानेंट कंक्लूजन निकाल लेते हैं। वो रूड है, वो लेजी है, वो अनट्रस्टवर्दी है, जबकि हो सकता है सिचुएशन टेम्पररी हो। कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी कंक्लूजन्स नहीं निकालोगे। इसका मतलब है तुम कंक्लूजन्स निकालने से पहले डेटा कलेक्ट करो, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करो, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में देखो, पैटर्न देखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम्हारा कुलीग नॉर्मली फ्रेंडली है, आज वो चिड़चिड़ा है। कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करो। आज डेडलाइन है, उसका प्रोजेक्ट अटका है, तो तुम समझोगे कि वो तुमसे नाराज नहीं, वो प्रेशर में है। तुम पर्सनल नहीं लोगे, तुम सपोर्ट करोगे, क्या हेल्प चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगले 30 दिन जब भी कोई बिहेवियर तुम्हें ट्रिगर करे, रुको, कॉन्टेक्स्ट पूछो, क्या हो सकता है जो मैं नहीं देख रहा। पहले 10 दिन मुश्किल होगा, तुम्हारा ब्रेन जजमेंट निकालना चाहेगा। रुको, कॉन्टेक्स्ट सोचो, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि बिहेवियर विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज लाइक अ बुक विदाउट अ कवर। तुम पेजेस पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता जॉनरा क्या है, हॉरर है या कॉमेडी। सेम वर्ड्स, डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट ही वो जॉनरा डिसाइड करता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की, कैसे मैनिपुलेटर्स काम करते हैं और उनसे कैसे बचें। चैप्टर 11, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेटर्स कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा डार्क टॉपिक की, डार्क साइकोलॉजी। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों को पढ़ना सीखने का मतलब ये नहीं कि तुम मैनिपुलेटर बन जाओ। इसका मतलब है तुम प्रोटेक्ट हो सकते हो मैनिपुलेटर्स से, क्योंकि दुनिया में मैनिपुलेटर्स होते हैं और वो तुम्हें पढ़ रहे होते हैं। उन्हें पता होता है तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी क्या है, तुम्हारा ट्रिगर क्या है, और वो उसको यूज करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, नॉलेज इज प्रोटेक्शन। जैसे तुम जानते हो कि चोर कैसे घुसता है, तब तुम अपना घर सिक्योर कर सकते हो। वैसे ही जानते हो कि मैनिपुलेटर कैसे काम करता है, तब तुम अपने माइंड को सिक्योर कर सकते हो। पहली टेक्निक, गैस लाइटिंग। ये सबसे कॉमन और डेंजरस है। गैस लाइटिंग में मैनिपुलेटर तुम्हें डाउट करवाता है अपनी रियलिटी पे। तुमने कुछ देखा, वो कहता है तूने नहीं देखा। तुमने कुछ सुना, वो कहता है मैं वैसा नहीं था। स्लोली तुम अपने जजमेंट पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। तुम मैनिपुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाते हो क्या सही है बताने के लिए। साइंस ऑफ गैस लाइटिंग। तुम बार बार सोचते हो शायद मैं पागल हो रहा हूं। तुम अपनी यादों पे डाउट करते हो। तुम मैनिपुलेटर से बार बार वैलिडेशन मांगते हो, ये सही है ना। तुम पहले कॉन्फिडेंट थे, अब कंफ्यूज रहते हो। कैसे बचें? जर्नल रखो, जो हुआ लिख लो इमीडिएटली, टाइम डेट के साथ। फिर जब मैनिपुलेटर कहे ऐसा नहीं हुआ, तुम अपना जर्नल देख सकते हो। अपनी रियलिटी पे ट्रस्ट रखना। दूसरी टेक्निक, लव बॉम्बिंग।
शुरू में मैनिपुलेटर तुम्हें बहुत प्यार देता है, बहुत अटेंशन, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत गिफ्ट्स। तुम्हें लगता है ये तो परफेक्ट इंसान है। फिर स्लोली वो प्यार कम होता है। तुम पहले की याद में वही अटेंशन पाने की कोशिश करते हो। तब मैनिपुलेटर कहती है, अगर तुम वो करोगे तो मैं वापस वैसी ही हो जाऊंगी। तुम कंट्रोल में आ जाते हो। साइंस, बहुत जल्दी आई लव यू, बहुत जल्दी कमिटमेंट, बहुत जल्दी सोलमेट वाली बातें, ओवर द टॉप जेस्चर्स, फिर सडनली कोल्ड बिहेवियर। कैसे बचें? स्लो लो, टाइम दो। रियल रिलेशनशिप्स टाइम लेती हैं। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा दे रहा है, रेड फ्लैग। तीसरी टेक्निक, गिल्ट ट्रिपिंग। मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्टी फील करवाता है उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर तुमने ये किया तो मुझे बुरा लगेगा, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूं। तुम अपनी नीड्स सैक्रिफाइस करने लगते हो उनकी फीलिंग्स के लिए। साइंस, तुम हमेशा वॉकिंग ऑन एग शेल्स फील करते हो। तुम अपनी नीड्स एक्सप्रेस करने से डरते हो क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा। तुम उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। कैसे बचें? बाउंड्रीज। समझो कि तुम दूसरों की फीलिंग्स के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तुम उनके लिए एम्पैथेटिक हो सकते हो, लेकिन उनकी इमोशनल रेगुलेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी टेक्निक, साइलेंट ट्रीटमेंट। मैनिपुलेटर बात करना बंद कर देता है, इग्नोर करता है, तुम्हें एंग्शियस फील करवाता है। तुम माफी मांगने लगते हो चाहे तुम्हारी गलती ना हो, सिर्फ ताकि वो बात करे। साइंस, तुम हमेशा वो हो जो पहले सॉरी बोलता है। तुम टॉलरेट करते हो डिसरिस्पेक्ट जस्ट टू कीप पीस। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करते हो। कैसे बचे? साइलेंट ट्रीटमेंट को साइलेंस से रिस्पॉन्ड करो। मैनिपुलेटर अटेंशन चाहता है, मत दो, अपनी लाइफ जियो। जब वो देखेंगे कि तुम अफेक्टेड नहीं हो, उनकी पावर खत्म हो जाएगी। पांचवी टेक्निक, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कभी प्यार, कभी इग्नोर, कभी अटेंशन, कभी निग्लेक्ट, कभी अप्रूवल, कभी क्रिटिसिज्म। तुम अनसर्टन हो जाते हो। तुम अच्छा टाइम पाने की कोशिश में अपना सब कुछ कर देते हो, जैसे गैम्बलिंग मशीन, कभी जीत कभी हार। तुम एडिक्ट हो जाते हो। जब सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम उस अच्छा टाइम के लिए बुरा टाइम टॉलरेट करते हो। तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते। कैसे बचे? पैटर्न पहचानो, कंसिस्टेंसी देखो। हेल्दी रिलेशनशिप्स कंसिस्टेंट होती हैं। एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स, रेड फ्लैग। पैट्रिक किंग कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी सीखने का मतलब ये नहीं कि तुम डरो सबसे, का मतलब है तुम अवेयर हो। तुम रेड फ्लैग्स पहले पहचानते हो। तुम बाउंड्रीज रख सकते हो। तुम नो बोलना सीखते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपने पास्ट रिलेशनशिप सोचो। कहां तुमने मैनिपुलेशन फेस की? अब पहचान पा रहे हो वो पैटर्न्स? अब अगले बार सिमिलर सिचुएशन आए, तुम पहले ही पहचान लोगे और बचोगे। याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन है सेल्फ ट्रस्ट। जब तुम अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करते हो, अपने गट पे ट्रस्ट करते हो, कोई तुम्हें गैसलाइट नहीं कर सकता। जब तुम अपनी वर्थ जानते हो, कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप नहीं कर सकता। जब तुम अपनी बाउंड्रीज जानते हो, कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डिजिटल एज की। टेक्सटिंग और सोशल मीडिया पे लोग कैसे रिवील करते हैं अपना ट्रू सेल्फ। चैप्टर 12, टेक्सटिंग और सोशल मीडिया, डिजिटल बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के डिजिटल एज की, टेक्सटिंग और सोशल मीडिया। पैट्रिक किंग कहते हैं कि पहले लोग फेस टू फेस इंटरैक्ट करते थे, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना इजी था, लेकिन आज ज्यादातर कम्युनिकेशन डिजिटल है। टेक्स्ट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। और डिजिटल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, वॉइस टोन नहीं होता, एक्सप्रेशंस नहीं होते, तो लोगों को कैसे पढ़ें? पैट्रिक किंग कहते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स भी बहुत कुछ रिवील करते हैं, बस पैटर्न पहचानना सीखना है। टेक्सटिंग पैटर्न्स, रिस्पॉन्स टाइम, इंसान कितनी जल्दी टेक्स्ट का रिप्लाई करता है। इंस्टेंट रिप्लाई, वो अवेलेबल है या बहुत फ्री है या बहुत ईगर है। 5-10 मिनट में रिप्लाई, नॉर्मल, वो काम में है। घंटों बाद रिप्लाई, बिजी है या डिसइंटरेस्टेड है। हमेशा 2-3 दिन बाद रिप्लाई, अवॉइड कर रहा है या रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन केयरफुल, बेसलाइन देखो। कुछ लोग नेचुरली स्लो टेक्स्टर होते हैं, कुछ लोग इंस्टेंट, तो कंपेयर करो उनके नॉर्मल पैटर्न से। मैसेज लेंथ, शॉर्ट टेक्स्ट्स, ओके, हाँ, नहीं, इंसान अनइंटरेस्टेड है या बिजी है या क्लोज्ड ऑफ है।
डिटेल टेक्स्ट्स इंसान इन्वेस्टेड है या एक्सप्रेसिव है। एक वर्ड से ज्यादा वर्ड टेक्स्ट्स में सडन चेंज, कुछ बदल रहा है। इमोजी यूजेज, इमोजीज इमोशन एक्सप्रेस करते हैं जब वर्ड्स नहीं कर पाते। ज्यादा इमोजीज इंसान एक्सप्रेसिव है या ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा है। नो इमोजीज फॉर्मल है या अनएक्सप्रेसिव है। सडन इमोजी यूज बंद, वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। पंक्चुएशन और ग्रामर, प्रॉपर पंक्चुएशन और ग्रामर फॉर्मल है या डिटेल ओरिएंटेड है। कैजुअल टाइपिंग, नो कैप्स, नो पंक्चुएशन, रिलैक्स्ड है या केयरलेस है। सडन शिफ्ट, मूड चेंज। सोशल मीडिया पैटर्न्स, पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल पोस्ट्स पर डे, अटेंशन सीकर है या लोनली है या इन्फ्लुएंसर है। वीकली पोस्ट्स बैलेंस्ड है। रेयर पोस्ट्स प्राइवेट है या बिजी है। सडन इंक्रीज इन पोस्टिंग, कुछ लाइफ चेंज हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सडन डिक्रीज, कुछ रॉन्ग है। कंटेंट टाइप, पर्सनल फोटोज ओपन है। कोट्स, वो किसी इमोशन से डील कर रहा है। न्यूज आर्टिकल्स इंटेलेक्चुअल है। मीम्स यूजेस ह्यूमर एज कोपिंग। एंग्री पोस्ट्स इमोशनली वॉलेटाइल है। एंगेजमेंट पैटर्न, लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन एवरीवन्स पोस्ट्स सोशल है। ओनली लाइक्स नो कमेंट्स लो एफर्ट है। कमेंट्स ओनली ऑन स्पेसिफिक पीपल्स पोस्ट्स क्लोज रिलेशनशिप्स है। नेवर एंगेजेस लर्कर है। डिजिटल वर्सेस रियल पर्सनालिटी, कुछ लोग ऑनलाइन टोटली डिफरेंट होते हैं ऑफलाइन से। ऑनलाइन कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, ऑफलाइन शाय, क्वाइट। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक है, इसका मतलब ये है कि उन्हें ऑनलाइन सेफ लगता है एक्सप्रेस होने के लिए, या वो सोशल एंजाइटी में है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि रेड फ्लैग्स डिजिटल स्पेस में भी होते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, टेक्सटिंग कंसिस्टेंट है लेकिन रियल लाइफ में मीट नहीं करते, अवॉइड करते हैं फेस टू फेस, कुछ छुपा रहे हैं, या कैटफिश। रेड फ्लैग नंबर 2, हमेशा सीन करते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट, अवॉइडेंस, तुम उनकी प्रायोरिटी नहीं हो। रेड फ्लैग नंबर 3, तुम्हारा सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं लाइक ओल्ड पोस्ट्स लेकिन इंटरैक्ट नहीं करते, ऑब्सेस्ड है, बाउंड्रीज नहीं है। रेड फ्लैग नंबर 4, सबके सामने तुम्हें टैग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन प्राइवेट में कोल्ड है, पब्लिक इमेज मैटर करती है, तुम नहीं। रेड फ्लैग नंबर 5, उनका सोशल मीडिया और उनकी रियल लाइफ मैच नहीं करती, वो ऑनलाइन एक पर्सोना क्रिएट कर रहे हैं, रियलिटी अलग है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि डिजिटल रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डोंट ओवर एनालाइज। एक टेक्स्ट का डिले मतलब ये नहीं कि वो तुमसे नाराज है, हो सकता है उसकी फोन डेड हो, इसलिए पैटर्न्स देखो, सिंगल इवेंट्स नहीं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपने लास्ट 10 डिजिटल इंटरैक्शंस रिव्यू करो। क्या तुमने कभी ओवर एनालाइज किया? क्या तुमने कभी गलत कंक्लूजन निकाला बेस्ड ऑन वन टेक्स्ट? लर्न फ्रॉम इट। याद रखो दोस्तों, डिजिटल कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज नहीं, टोन नहीं, कॉन्टेक्स्ट हाफ है, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हमेशा फेस टू फेस करो या एटलीस्ट फोन कॉल। टेक्सटिंग इज फॉर लॉजिस्टिक्स, नॉट फॉर इमोशनल डेप्थ। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे फर्स्ट इंप्रेशंस की। 7 सेकंड्स में क्या डिसाइड हो जाता है। चैप्टर 13, फर्स्ट इंप्रेशन का साइंस। 7 सेकंड्स में क्या डिसाइड होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 7 सेकंड्स की जिसमें लोग तुम्हारे बारे में परमानेंट जजमेंट बना लेते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि रिसर्च शोज लोग 7 सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं कि वो तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, तुम ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, तुम कॉम्पिटेंट हो या नहीं। 7 सेकंड्स, इतनी जल्दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जजमेंट सरप्राइजिंगली एक्यूरेट होते हैं। एक स्टडी में लोगों ने 10 सेकंड वीडियो क्लिप देखकर प्रोफेसर्स की टीचिंग एबिलिटी रेट की। उनके रेटिंग्स मैच्ड विद एंड ऑफ सेमेस्टर स्टूडेंट रेटिंग्स। 10 सेकंड्स। तो फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, बहुत ज्यादा। पहला फैक्टर, अपीयरेंस। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोग कहते हैं लुक्स डोंट मैटर, लेकिन वो झूठ है। लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन लुक्स का मतलब अट्रैक्टिव नहीं है। लुक्स का मतलब है ग्रूम्ड हो, क्लीन हो, अप्रोप्रिएट ड्रेस पहना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर तुम जॉब इंटरव्यू में टी-शर्ट पहनकर जाओगे, इंप्रेशन ये होगा कि तुम सीरियस नहीं हो, चाहे तुम ब्रिलियंट क्यों ना हो। अगर तुम डेट पे मेसी जीन्स पहनकर जाओगे, इंप्रेशन होगा कि तुम एफर्ट नहीं डाल रहे। दूसरा फैक्टर, पोस्चर। शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, हेड अप, कॉन्फिडेंस। शोल्डर्स फॉरवर्ड, हेड डाउन, लो कॉन्फिडेंस। जो लोग स्लाउच करते हैं उन्हें लेजी या अनकॉन्फिडेंट समझा जाता है। जो लोग अपराइट खड़े होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंट और केपेबल समझा जाता है। तीसरा फैक्टर, हैंडशेक। फर्म हैंडशेक, नॉट टू फर्म, नॉट टू वीक, कॉन्फिडेंस। वीक हैंडशेक, वीक पर्सनैलिटी। टू फर्म हैंडशेक, अग्रेसिव, ट्राइंग टू हार्ड।
आई कांटेक्ट के साथ हैंडशेक, ट्रस्ट। बिना आई कांटेक्ट के हैंडशेक, कुछ छुपा रहा है। चौथा फैक्टर, आई कांटेक्ट। कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट कंफर्टेबल ब्रेक्स के साथ ट्रस्टवर्दी। टू लिटिल आई कांटेक्ट, नर्वस या डिसऑनेस्ट। टू मच आई कांटेक्ट, अग्रेसिव या ओवर कॉम्पेंसेटिंग। पांचवा फैक्टर, स्माइल। जेन्युइन स्माइल, डुशेन स्माइल, eyes involved, warm, approachable. Fake smile, only mouth, fake, trying too hard. No smile, unfriendly, unapproachable. छठा फैक्टर, वॉइस। क्लियर स्टेडी वॉइस, कॉन्फिडेंट। मम्बलिंग, लो वॉल्यूम, अनकॉन्फिडेंट। टू लाउड, अग्रेसिव। पैट्रिक किंग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम भी दूसरों का फर्स्ट इंप्रेशन 7 सेकंड्स में बना लेते हो। तो कॉन्शियसली यूज करो ये नॉलेज। दूसरों का फर्स्ट इंप्रेशन कैसे रीड करें, वो तुम्हें कैसे देख रहे हैं। साइंस ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, वो लीन इन कर रहे हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, स्माइल जेन्युइन है, बॉडी ओपन है, वो तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। साइंस ऑफ नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन, वो लीन बैक कर रहे हैं, आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हैं, स्माइल फेक है या नहीं है, बॉडी क्लोज्ड है, आर्म्स क्रॉस्ड, वो फोन देख रहे हैं। अगर तुम नोटिस करो कि नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, तुम एडजस्ट कर सकते हो। पोस्चर चेंज करो, स्माइल करो, आई कांटेक्ट बनाओ, वॉइस क्लियर करो। फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी चेंज्ड इन रियल टाइम। पैट्रिक किंग कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट इंप्रेशन में है ऑथेंटिसिटी। लोग फेक लोगों को इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स मिसमैच करते हैं, वो फील कर लेते हैं। इसलिए ट्राई करो इंप्रेसिव लगने की, इंस्टेड ट्राई करो जेन्युइन लगने की। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 7 दिन नए लोगों से मिलो, कॉफी शॉप में, इवेंट में, ऑनलाइन। ऑब्जर्व करो उनके फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ यू। नोटिस करो कब पॉजिटिव रिएक्शन मिली, कब नेगेटिव। पैटर्न पहचानो, फिर एडजस्ट करो। चैप्टर 14, ग्रुप डायनामिक्स। क्राउड में कौन कौन है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर की, ग्रुप डायनामिक्स। पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसान अकेला है तो अलग बिहेव करता है, ग्रुप में है तो अलग। ग्रुप डायनामिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्क प्लेस में, फैमिली गैदरिंग्स में, सोशल इवेंट्स में। लीडर कैसे पहचाने। लीडर वो नहीं होता जिसकी ऑफिशियल टाइटल मैनेजर हो। लीडर वो होता है जिसको लोग नेचुरली फॉलो करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, ओपन पोस्चर, कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट, जेस्चर्स जो स्पेस लेते हैं। पोजीशन, वो सेंटर में होता है या हेड ऑफ टेबल पे। वॉइस, वो डिसीजंस अनाउंस करता है, सजेशंस नहीं लेता, या लेता है तो कंसिडर करता है। अदर्स, लोग उसकी तरफ देखते हैं जब कोई क्वेश्चन आता है। फॉलोअर कैसे पहचाने। वो लीडर की बॉडी लैंग्वेज मिरर करते हैं। लीडर हाथ क्रॉस करे तो वो भी क्रॉस कर लेते हैं। लीडर हंसे तो वो भी हंसते हैं। वो यस ज्यादा कहते हैं, नो कम। वो अग्रीमेंट बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, नॉडिंग, लीनिंग इन। आउटसाइडर कैसे पहचाने। वो ग्रुप का पार्ट नहीं है। बॉडी लैंग्वेज, क्लोज्ड पोस्चर, ग्रुप से दूर खड़े हैं, साइड पे। एंगेजमेंट, वो बात नहीं कर रहे, या बात कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आई कांटेक्ट, ग्रुप उन्हें इग्नोर कर रहा है। आउटसाइडर को या तो इंक्लूड करो या वो खुद निकल जाएगा। डोमिनेटर कैसे पहचाने। वो सबसे ज्यादा बोलता है, इंटरप्ट करता है, दूसरों को बोलने नहीं देता। वो अज्यूम करता है कि उसकी ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव जेस्चर्स, इन्वेडिंग पर्सनल स्पेस, लाउड वॉइस। डोमिनेटर को हैंडल करना मुश्किल होता है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन रेयरली वर्क्स। बेटर टू से आईड लव टू हियर व्हाट अदर्स थिंक टू। मीडिएटर कैसे पहचाने। वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है। जब 2 लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं, मीडिएटर बीच में आता है। बॉडी लैंग्वेज, काम, ओपन, नॉन थ्रेटनिंग। वर्ड्स, मैं दोनों की बात समझता हूं, क्या हम इस पॉइंट पे अग्री कर सकते हैं। मीडिएटर वैल्यूएबल है ग्रुप में। गेटकीपर कैसे पहचाने। वो कंट्रोल करता है कि ग्रुप में कौन आता है, कौन जाता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा, कौन सा नहीं। वो लोगों को इंटरप्ट करता है अगर वो अलाउड टॉपिक से हट रहे हैं। गेटकीपर अनोइंग हो सकता है, लेकिन समटाइम्स नेसेसरी फॉर ग्रुप एफिशिएंसी। पैट्रिक किंग कहते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है ग्रुप थिंक। जब ग्रुप हार्मनी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोग अपने इंडिविजुअल ओपिनियन सप्रेस करने लगते हैं। कोई नो नहीं बोलता, सब यस कहते हैं और ग्रुप गलत डिसीजंस ले लेता है। साइंस ऑफ ग्रुप थिंक, नो वन डिसएग्रीज, मीटिंग्स एंड टू क्विकली विद फुल अग्रीमेंट, मेंबर्स सेल्फ सेंसर, बोलते नहीं हैं जो एक्चुअली सोच रहे हैं। लीडर्स ओपिनियन बिकम्स ग्रुप्स ओपिनियन। ग्रुप थिंक से कैसे बचे।
इंटेंशनली डेविल्स एडवोकेट अपॉइंट करो, अनोनिमस फीडबैक लो, आउटसाइडर्स की ओपिनियन लो, व्हाट कुड गो रॉन्ग पूछो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगली फैमिली गैदरिंग या ऑफिस मीटिंग में ऑब्जर्व करो, कौन लीडर है, कौन फॉलोअर, कौन आउटसाइडर, कौन डोमिनेटर, कौन मीडिएटर। पैटर्न्स देखो, नेक्स्ट टाइम तुम खुद मीडिएटर बनने की कोशिश करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स में रीडिंग की, पार्टनर को कैसे समझें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पर्सनल टॉपिक की, रिलेशनशिप्स। पैट्रिक किंग कहते हैं कि रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग। एक सोचता है कुछ, दूसरा समझता है कुछ और दोनों अज्यूम करते हैं कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्यार से माइंड रीडिंग नहीं आती, इसलिए पार्टनर को पढ़ना सीखना इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ इमोशनल डिस्टेंस, पहले वो रोज बात करता था, अब हफ्ते में एक बार। पहले वो डिटेल्स शेयर करता था, अब जेनेरिक आंसर्स, ठीक हूं। पहले वो फिजिकल टच इनिशिएट करता था, अब नहीं। पहले वो फ्यूचर प्लान्स करता था, अब देखते हैं। ये साइंस होते हैं कि कुछ बदल रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। इग्नोर मत करो, बात करो। साइंस ऑफ हिडन अट्रैक्शन, जब पार्टनर नहीं किसी और में इंटरेस्ट है, वो सडनली अपने अपीयरेंस पे ज्यादा अटेंशन दे रहा है, वो फोन छुपा रहा है, वो स्पेसिफिक नेम ज्यादा मेंशन कर रहा है, वो तुमसे कंपेयर कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डिफेंसिव हो रहा है इनोसेंट क्वेश्चंस पे। ये रेड फ्लैग्स है, कन्फ्रंट करो कामली। साइंस ऑफ लाइंग इन रिलेशनशिप, वो डिटेल्स ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वो तुम्हें गैसलाइट कर रहा है, तूने गलत सुना, तूने गलत देखा, वो काउंटर अटैक कर रहा है, तू ही ट्रस्ट नहीं करती, तेरी ही इनसिक्योरिटी है। पैटर्न देखो, एक बार हो सकता है गलती, बार बार पैटर्न है। कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर पैटर्न्स, जब फाइट होती है कैसे रिएक्ट करता है? फाइट, आर्ग्यूमेंट करता है, लाउड होता है, ब्लेम करता है। फ्लाइट, वॉक्स अवे, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, अवॉइड करता है। फ्रीज, शट्स डाउन, बोलता नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। फॉन, इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं, पीस के लिए कुछ भी करेगा। हर पैटर्न की अलग हैंडलिंग चाहिए। फाइट वाले को स्पेस दो, फिर बात करो। फ्लाइट वाले को रीअश्योर करो कि मैं यहां हूं, बात कर सकते हो। फ्रीज वाले को पेशेंस दो। फॉन वाले को बोलो अपनी फीलिंग्स बताओ, कॉम्प्रोमाइज मत करो। पैट्रिक किंग कहते हैं कि रिलेशनशिप में रीडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट का मतलब है पार्टनर की इमोशनल स्टेट को नोटिस करना, उसे वैलिडेट करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। अट्यूनमेंट कैसे डेवलप करें? डेली चेक-इन्स, 5 मिनट, आज कैसा रहा, क्या चाहिए तुम्हें अभी, मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल क्वेश्चंस, कंसिस्टेंट। अट्यूनमेंट विदाउट वर्ड्स भी होती है। पार्टनर अपसेट है, तुम पूछो क्या हुआ, वो कहे कुछ नहीं, लेकिन तुम देखते हो कि कुछ है। तुम फोर्स मत करो, बोलो मैं यहां हूं, जब बात करनी हो मैं सुनने के लिए हूं। रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप्स, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, नॉट फीडबैक, कंटेम्प्ट, आई रोलिंग, मॉकिंग, डिफेंसिवनेस, ब्लेम शिफ्टिंग, स्टोन वॉलिंग, कंप्लीट शटडाउन। जॉन गॉटमैन कहते हैं ये 4 थिंग्स डिवोर्स प्रिडिक्ट करती हैं विद 93% एक्यूरेसी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपने रिलेशनशिप में ऑब्जर्व करो तुम कौन सी पैटर्न यूज करते हो फाइट में, तुम्हारा पार्टनर कौन सा। एक हफ्ते कॉन्शियसली डिफरेंट पैटर्न ट्राई करो, देखो क्या चेंज आता है। याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि रिलेशनशिप में रीडिंग का गोल कंट्रोल नहीं है, गोल है कनेक्शन। जब तुम समझोगे कि पार्टनर क्या फील कर रहा है, तुम बेटर रिस्पॉन्ड कर पाओगे, बेटर केयर कर पाओगे, बेटर लव कर पाओगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे वर्क प्लेस रीडिंग की, बॉस, कोलीग्स, क्लाइंट्स। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्क प्लेस की, जहां रीडिंग पीपल की स्किल आपकी करियर बना सकती है या बिगाड़ सकती है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स एक रियलिटी है, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। जो लोग पॉलिटिक्स समझते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो नहीं समझते वो स्ट्रगल करते हैं। और पॉलिटिक्स का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब है डायनामिक समझना और नेविगेट करना। रीडिंग योर बॉस, बॉस की प्रायोरिटी क्या है? नंबर्स, प्रोसेस, इनोवेशन, स्टेबिलिटी। ऑब्जर्व करो वो किस चीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, किस चीज पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, वो किस चीज की प्रेस करता है, यही उनकी प्रायोरिटी है। बॉस का मूड कैसे पता करें? सुबह देखो, अगर वो क्वाइट है, ज्यादा बात नहीं कर रहा, स्ट्रेसफुल डे है, डिमांडिंग चीजें मत लो। अगर वो एनर्जेटिक है, जोक्स कर रहा है, गुड टाइम है, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस कर लो। बॉस का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है? डिटेल ओरिएंटेड है, डिटेल रिपोर्ट्स दो। बिग पिक्चर है, समरी दो। डायरेक्ट है, डायरेक्ट रहो। इनडायरेक्ट है, हिंट्स लो। बॉस की एक्सपेक्टेशंस क्या है?
वो चाहता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो या सिर्फ रिपोर्ट करो। वो चाहता है कि तुम इनिशिएटिव लो या इंस्ट्रक्शन दो। वो चाहता है कि तुम टीम प्लेयर बनो या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। ऑब्जर्व करो, फिर अलाइन करो। रीडिंग कॉलीग्स। कॉलीग एलाय है या कंपेटिटर? एलाय वो क्रेडिट शेयर करता है, हेल्प करता है, तुम्हें लिफ्ट करता है। कंपेटिटर वो क्रेडिट लेता है तुम्हारी गलतियां हाईलाइट करता है, पॉलिटिक्स खेलता है। एलाय के साथ कोलैबोरेट करो, कंपेटिटर से बाउंड्रीज रखो, डॉक्यूमेंटेशन रखो। कॉलीग रिलायबल है या नहीं? रिलायबल डेडलाइंस मीट करता है, क्वालिटी काम करता है, कम्युनिकेट करता है अगर प्रॉब्लम है। अनरिलायबल हमेशा लास्ट मिनट, एक्सक्यूजेज, ब्लेम्स अदर्स। रिलायबल के साथ पार्टनरशिप बनाओ, अनरिलायबल के साथ प्रोजेक्ट शेयर मत करो। कॉलीग गॉसिप करता है या नहीं? अगर गॉसिप करता है तो वो तुम्हारे बारे में भी करेगा। इंफॉर्मेशन शेयर करते टाइम केयरफुल रहो। रीडिंग क्लाइंट्स। क्लाइंट इंटरेस्टेड है या नहीं? इंटरेस्टेड वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, लीनिंग है, नोट ले रहा है, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहा है। नॉट इंटरेस्टेड वो फोन देख रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, कर रहा है, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दे रहा है, जैसे वील थिंक अबाउट इट। क्लाइंट का ऑब्जेक्शन क्या है? वो टू एक्सपेंसिव कहता है, असली ऑब्जेक्शन हो सकता है वैल्यू नहीं दिख रही। वो नीड टू थिंक कहता है, असली ऑब्जेक्शन हो सकता है ट्रस्ट नहीं है। वो बजट नहीं है कहता है, असली ऑब्जेक्शन हो सकता है प्रायोरिटी नहीं है। उनके एक्चुअल कंसर्न को आइडेंटिफाई करो। क्लाइंट डिसीजन स्टाइल क्या है? कंसेंसस बिल्डर, सबको कंसल्ट करता है, डिसाइसिव, क्विकली डिसीजंस लेता है, एनालिटिकल, डेटा चाहता है, इमोशनल, फील गुड फैक्टर चाहता है। उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग पिच करो। पैट्रिक किंग कहते हैं कि वर्कप्लेस रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डोंट अज्यूम नेगेटिव। तुम्हारा कॉलीग मीटिंग में डिसएग्री करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा एनिमी है। हो सकता है वो बस प्रॉब्लम देख रहा है जो तुम नहीं देख रहे। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, प्रोफेशनल रहो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अपने वर्क प्लेस में एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनो एक हफ्ते के लिए। सिर्फ देखो, जज मत करो, पैटर्न्स पहचानो, फिर अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कल्चरल इंटेलिजेंस की। अलग देश, अलग रीडिंग। चैप्टर 17 कल्चरल इंटेलिजेंस, अलग देश अलग रीडिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड की, कल्चरल इंटेलिजेंस की। पैट्रिक किंग कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं है, एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल है, 7 माइक्रो एक्सप्रेशंस, लेकिन डिस्प्ले रूल्स अलग होते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन कब दिखाना एक्सेप्टेबल है, ये कल्चर डिसाइड करता है। आई कॉन्टैक्ट। वेस्टर्न कल्चर्स, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट इक्वल्स कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी। Asian, Middle Eastern, African cultures, too much eye contact equals disrespect, aggression, especially with elders or authority figures. इसलिए जब आप इंडियन बॉस से बात कर रहे हो, उनकी आई कांटेक्ट कम हो सकती है। इसका मतलब डिसऑनेस्टी नहीं, रिस्पेक्ट है। पर्सनल स्पेस। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप, लार्ज पर्सनल स्पेस, 2 to 3 feet. लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, सदर्न यूरोप, स्मॉल पर्सनल स्पेस, 1 to 1.5 feet. अगर कोई मिडिल ईस्टर्न पर्सन आपके करीब आता है, रूड नहीं है, उनका नॉर्मल है। स्माइलिंग। यूएसए, स्ट्रेंजर्स को स्माइल करना फ्रेंडली है। रशिया, जर्मनी, स्ट्रेंजर्स को स्माइल करना फेक है। जापान, स्माइल यूज टू हाइड नेगेटिव इमोशंस, एम्बैरेसमेंट, सैडनेस, एंगर। अगर जापानीज पर्सन मुश्किल सिचुएशन में स्माइल करे, इसका मतलब हैप्पी नहीं, मतलब मैं कोप कर रहा हूं। टच। लैटिन, मिडिल ईस्टर्न, सदर्न यूरोपियन कल्चर्स, टच कॉमन है। नॉर्थ एशियन, नॉर्दर्न यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन कल्चर्स, टच रेयर है, एक्सेप्ट क्लोज रिलेशनशिप्स। अगर इटालियन कोलीग तुम्हारा हाथ पकड़े, इसका मतलब फ्लर्ट नहीं, उनका नॉर्मल है। इमोशनल डिस्प्ले। मेडिटेरेनियन, लैटिन अमेरिकन कल्चर्स, इमोशंस ओपनली दिखाना एक्सेप्टेबल है। ईस्ट एशियन, नॉर्दर्न यूरोपियन कल्चर्स, इमोशनल कंट्रोल एक्सपेक्टेड है। अगर जापानीज कोलीग एंग्री नहीं दिखता, इसका मतलब एंग्री नहीं, वो कंट्रोल कर रहा है। टाइम। मोनोक्रॉनिक कल्चर्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए, टाइम इक्वल्स मनी, लेट होना डिसरिस्पेक्ट है। पॉलीक्रॉनिक कल्चर्स, इंडिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, रिलेशनशिप्स ग्रेटर देन टाइम, लेट होना डिसरिस्पेक्ट नहीं, विद इन रीजन। अगर इंडियन मीटिंग 15 मिनट लेट स्टार्ट हो, इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं, उनका नॉर्मल है। हायरार्की। इगैलिटेरियन कल्चर्स, स्कैंडिनेविया, इजराइल, नेदरलैंड्स, बॉस से डायरेक्ट बात करना, डिसएग्री करना एक्सेप्टेबल है। हायरार्किकल कल्चर्स, जापान, इंडिया, मेक्सिको, बॉस को चैलेंज करना डिसरिस्पेक्ट है।
अगर इंडियन एम्प्लॉय मीटिंग में साइलेंट है, इसका मतलब वो कुछ सोच नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट कर रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कल्चरल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए अज्यूम मत करो कि तुम्हारा वे राइट है, उनका वे डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब रॉन्ग नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स: नए कल्चर में जाओ तो पहले ऑब्जर्व करो, बॉडी लैंग्वेज देखो, लोकल लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, फिर मिमिक करो। जब डाउट हो पोलाइटली पूछो, इस कल्चर में आई कांटेक्ट का क्या नॉर्म है। मोस्ट पीपल अप्रिशिएट क्यूरियोसिटी। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मैं इंटरव्यू ले रहा था जापानीज कैंडिडेट से, वो मोस्टली आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। अमेरिकन कोलीग ने सोचा डिसऑनेस्ट। मैंने एक्सप्लेन किया कि जापानीज कल्चर में अथॉरिटी फिगर से डायरेक्ट आई कांटेक्ट डिसरिस्पेक्ट है। कैंडिडेट ब्रिलियंट निकला। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज: अपने सिटी में डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज विजिट करो, ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो अपने कल्चर से, क्या अलग है, क्यों अलग है। स्लोली तुम्हारा कल्चरल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एम्पैथी वर्सेस अजम्पशन की, सही रीडिंग की असली कुंजी। चैप्टर 18 एम्पैथी वर्सेस अजम्पशन, सही रीडिंग की असली कुंजी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, एम्पैथी वर्सेस अजम्पशन। पैट्रिक किंग कहते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि वो रीडिंग पीपल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अज्यूमिंग अबाउट पीपल कर रहे हैं। अजम्पशन है मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। एम्पैथी है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं तू क्या सोच रहा है। फर्क देखा? अजम्पशन क्लोज्ड है, मैं जानता हूं। एम्पैथी ओपन है, मैं सीख रहा हूं। अजम्पशन डेंजरस क्यों है? क्योंकि अजम्पशन कंफर्मेशन बायस ट्रिगर करता है। तुम अज्यूम करोगी कि वो लेजी है, फिर तुम वो एविडेंस ढूंढोगे जो तुम्हारा अजम्पशन प्रूव करे। एविडेंस इग्नोर करोगे जो कॉन्ट्रडिक्ट करे। तुम्हारा अजम्पशन स्ट्रांग होता जाएगा, चाहे गलत हो। एम्पैथी कैसे प्रैक्टिस करें? क्यूरियोसिटी, जेन्युइन क्यूरियोसिटी। मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूं। जब तुम क्यूरियस हो, तुम क्वेश्चंस पूछते हो, तुम सुनते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम जजमेंट सस्पेंड करते हो। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम अग्री करो। एम्पैथी का मतलब है तुम समझते हो कि वो क्यों ऐसा सोच रहा है। तुम उनकी पर्सपेक्टिव देख सकते हो, तुम उनकी फीलिंग्स वैलिडेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, तुम्हारा फ्रेंड ने डिसीजन लिया जो तुम्हें गलत लगता है। अजम्पशन, वो स्टूपिड है। एम्पैथी, मैं समझ नहीं पा रहा, शायद उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं, या उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। तुम अग्री नहीं कर रहे, तुम बस समझ रहे हो। हाउ टू वेरीफाई योर रीडिंग्स। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कभी अज्यूम मत करो कि तुम 100% करेक्ट हो, हमेशा वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन टेक्निक नंबर 1, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तुमने ऐसा क्यों किया? उस टाइम तुम क्या सोच रहे थे? मुझे समझाओ। वेरिफिकेशन टेक्निक नंबर 2, रिफ्लेक्ट बैक। अगर मैं सही समझा तो तुम ये कह रहे हो कि वो करेक्ट करेंगे अगर तुम गलत हो। वेरिफिकेशन टेक्निक नंबर 3, ऑब्जर्व ओवर टाइम। एक इंटरैक्शन से कुछ प्रूव नहीं होता, मल्टीपल इंटरैक्शंस में पैटर्न देखो। वेरिफिकेशन टेक्निक नंबर 4, गेट फीडबैक। अपने क्लोज फ्रेंड से पूछो, मैं कभी कभी गलत अजम्पशंस बना लेता हूं, कौन सा बायस मुझे ज्यादा इफेक्ट करता है? द ह्यूमिलिटी ऑफ आई माइट बी रॉन्ग। पैट्रिक किंग कहते हैं कि बेस्ट रीडर्स वो होते हैं जो जानते हैं कि वो गलत हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी रीडिंग्स पे, वो क्यूरियस होते हैं, वो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं गलत हो सकता हूं, तुम ओपन हो जाते हो, तुम डिफेंसिव नहीं हो, तुम नई इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट कर सकते हो। यही ग्रोथ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैंने अज्यूम किया कि मेरा कोलीग मुझसे नाराज है, वो अवॉइड कर रहा था। मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं पर्सनली स्ट्रेस में हूं। मेरा अजम्पशन गलत था। अगर मैंने अज्यूम किया होता और कन्फ्रंट नहीं किया, रिलेशनशिप डैमेज हो जाता। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 30 दिन जब भी तुम किसी के बारे में कंक्लूजन निकालो, लिख लो, फिर 30 दिन बाद रिव्यू करो, कितने एक्यूरेट थे, कितने गलत, तुम्हारा पैटर्न क्या है, लर्न फ्रॉम इट। याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि रीडिंग पीपल का गोल मैनिपुलेशन नहीं है, गोल है कनेक्शन, गोल है अंडरस्टैंडिंग, गोल है बेटर रिलेशनशिप्स, और सही रीडिंग की असली कुंजी है ह्यूमिलिटी। मैं सीख रहा हूं, मैं हमेशा गलत हो सकता हूं और मैं इंप्रूव कर सकता हूं। अगले चैप्टर में हम कंक्लूजन के साथ एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देंगे। आज से रीडिंग शुरू। चैप्टर 19, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। आज से रीडिंग शुरू। कंक्लूजन। दोस्तों, हम आ गए इस यात्रा के अंतिम चैप्टर में।
18 चैप्टर्स में हमने सीखा बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, वॉइस, लाई डिटेक्शन, पर्सनालिटी टाइप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, बायसेस, कॉन्टेक्स्ट, डार्क साइकोलॉजी, डिजिटल रीडिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, ग्रुप डायनामिक्स, रिलेशनशिप्स, वर्कप्लेस कल्चर और एम्पैथी। अब बात करते हैं अब क्या। पैट्रिक किंग कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब उसे एक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो ये रहा 30 डे एक्शन प्लान। वीक 1 ऑब्जर्वेशन वीक। सिर्फ देखो, जज मत करो। रोज 10 मिनट लोगों को ऑब्जर्व करो। कॉफी शॉप में, ऑफिस में, घर में। बॉडी लैंग्वेज देखो, पोस्चर, हैंड्स, फीट, माइक्रो एक्सप्रेशंस नोटिस करो। वॉइस टोन पे ध्यान दो। कोई कंक्लूजन नहीं, सिर्फ डेटा कलेक्ट करो। वीक 2 बेसलाइन वीक। अपने क्लोज लोगों की बेसलाइन एस्टैब्लिश करो। 5 लोग चूज करो, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स। उनका नॉर्मल बिहेवियर नोट करो। जब वो हैप्पी होते हैं कैसे, स्ट्रेस्ड होते हैं कैसे, नर्वस होते हैं कैसे। फिर जब वो डिविएट करें तुम नोटिस करोगे। वीक 3 एप्लीकेशन वीक। अपनी रीडिंग्स को टेस्ट करो। जब तुम्हें लगता है कि किसी का मूड ऑफ है, पूछो, तुम आज थोड़ा क्वाइट लग रहे हो, सब ठीक है? देखो तुम्हारी रीडिंग एक्यूरेट थी या नहीं। फीडबैक लो, एडजस्ट करो। वीक 4 इंटीग्रेशन वीक। अब ये स्किल्स तुम्हारी सेकंड नेचर बनने लगी हैं। तुम ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज नोटिस करने लगोगे, वॉइस टोन्स कैच करने लगोगे, बायसेस पहचानने लगोगे। इस वीक का फोकस है एम्पैथी। जब तुम कोई नेगेटिव सिग्नल देखो, अज्यूम मत करो कि तुम पे है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। कंपैशन प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिसेस। मॉर्निंग 2 मिनट। आज का इंटेंशन सेट करो। आज मैं क्यूरियस रहूंगा, मैं अज्यूम नहीं करूंगा, मैं पूछूंगा। थ्रू आउट डे ऑब्जर्वेशन ब्रेक्स। जब भी तुम किसी से इंटरैक्ट करो, 10 सेकंड पॉज लो, बॉडी लैंग्वेज देखो, वॉइस सुनो, कॉन्टेक्स्ट सोचो। इवनिंग 5 मिनट जर्नल। आज क्या देखा, क्या गलत अजम्पशन किया, क्या सीखा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मिस्टेक नंबर 1, एक सिग्नल पे कंक्लूजन निकालना। रिमेंबर, क्लस्टर्स देखो, पैटर्न्स देखो। मिस्टेक नंबर 2, अपने बायसेस को इग्नोर करना। कॉन्फर्मेशन बायस, हेलो इफेक्ट, ये सब तुम्हें भी अफेक्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट भूल जाना। सेम बिहेवियर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट मीनिंग। मिस्टेक नंबर 4, अज्यूमिंग नेगेटिव। तुम्हारा कोलीग डिस्ट्रैक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे नाराज है। हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है। मिस्टेक नंबर 5, ओवर एनालाइजिंग। हर मूव मत डिकोड करो। कभी कभी इंसान बस इंसान है, कॉम्प्लेक्स मोटिव्स नहीं होते हर बार। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम पैट्रिक किंग। पैट्रिक किंग कहते हैं कि रीडिंग पीपल इज नॉट अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब तुम लोगों को समझते हो, तुम उनके साथ बेटर कनेक्ट करते हो, तुम बेटर कम्युनिकेट करते हो, तुम बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, और वो रिलेशनशिप्स ही तुम्हारी लाइफ की रिचेस्ट फैसेट है। तो दोस्तों, ये स्किल्स प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो। 30 डेज में एक्सपर्ट नहीं बनोगे, 30 मंथ्स में भी नहीं। कंटिन्यूअस लर्निंग है। हर इंटरैक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, ऑब्जर्व करने की, सीखने की, इंप्रूव करने की। स्टोरीज ऑफ जिंदगी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना टाइम दिया। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा, लाइक करो, शेयर करो किसी दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब करो स्टोरीज ऑफ जिंदगी को, क्योंकि ऐसी लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी बुक्स आती रहेंगी। और याद रखो दोस्तों, पैट्रिक किंग कहते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बुक जो तुम कभी पढ़ सकते हो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। हर इंसान एक बुक है, बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, और अब आता है। तो चलो देखो, सुनो, समझो, कनेक्ट करो, क्योंकि स्टोरीज ऑफ जिंदगी वो जिंदगी है